वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू पार्ट 3 ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब तक हमने बात की थी स्ट्रेंथ के बारे में कि क्या शक्ति होती है, उसके कौन कौन से विस्तृत रूप होते हैं, उनको कैसे आप आगे डेवलप कर सकते हो, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने बात की थी एंड्योरेंस के बारे में कि किस तरह की एंड्योरेंस होती है, फार्टलेक मेथड, कॉन्टिन्यूस मेथड, किस किस मेथड से आप इसको डेवलप कर सकते हो। और आज हम बात करेंगे गति के बारे में, यानी इसकी परिभाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में और उसको करने की विस्तृत विधियों के बारे में। देखा जाए तो गति जो है वो किसी दौड़ या कार्य की न्यूनतम समय में पूरा करने की जो क्षमता है उसे हम परिभाषित करते हैं कुछ इस तरह से। अगर देखा जाए तो मैगी के अनुसार गति किसी व्यक्ति की एक के बाद एक गतिविधि को एक ही ढंग से तेजी से करने की क्षमता कहलाती है। सो ये थी हमारी गति की परिभाषा। आगे बात करते हैं कि गति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्नतम संभावित समय में की जाने की योग्यता होती है। और इसका अर्थ है कि इनको हम दो श्रेणियों में भाग देते हैं। एक तो है रिएक्शन टाइम यानी प्रक्रिया का समय, और दूसरा है गति का वर्धन यानी एक्सेलरेशन। तीसरी बात करेंगे हम क्रिया करने की गति की, यानी स्पीड ऑफ मूवमेंट हम किस तरह से लेते हैं। साधारणतः गति एक वंशागृत पहलू पर आधारित है, यानी जितनी आपकी मसल फाइबर स्ट्रेंथ होगी, जितना आप जेनेटिकली स्ट्रांग होंगे, उतना ही आपकी बॉडी और आगे अच्छे से काम कर सकेगी। यहाँ तक था हमारा स्पीड की डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला आता है हमारे पास एक्सेलरेशन एबिलिटी यानी गतिवर्धन योग्यता। ये स्थायी जो है स्थिति या निम्न गति की स्थिति में से अधिकतम गति को प्राप्त करने की योग्यता है। सामान्यतया तेज दौड़क लगभग 6 सेकंड के बाद अधिकतम गति प्राप्त कर लेते हैं। ये योग्यता मुख्यतः विस्फोटक ताकत, तकनीक और लचकता पर निर्भर करती है। ये योग्यता उन सभी खेल क्रियाओं में आवश्यक है जहां शीघ्रता से अधिकतम गति को प्राप्त किया जाता है। आगे बात करें तो ये छोटी दूरी की दौड़ें, हॉकी, जिम्नास्टिक्स आदि में काम आने वाली एक्सेलरेशन एबिलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गतिशीलता योग्यता के बारे में, यानी लोकोमोटर एबिलिटी के बारे में। ये अधिकतम समय या दूरी के लिए अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता है। ये योग्यता केवल कुछ खेलों में, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ होंगी, उनमें काम आने वाली योग्यता है। ये गति स्केटिंग, तैराकी, हॉकी और फुटबॉल आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। नंबर 3 बात करते हैं हम कार्य गति के बारे में या मूवमेंट स्पीड के बारे में। ये न्यूनतम समय में कार्य करने की योग्यता है। ये तकनीक विस्फोटक ताकत, लचक और तालमेल योग्यताओं पर निर्भर करती है। ये मुक्केबाजी, कुश्ती, थ्रो, जंप, जिम्नास्टिक, तैराकी में घुमाव और स्प्रिंट दौड़ में काम आने वाली स्पीड है हमारी। नंबर 4 आती है हमारी रिएक्शन एबिलिटी या प्रक्रिया क्षमता। ये पूरी तरह से हमारी तालमेल प्रक्रिया पर निर्भर करती है, अतः इसे इस्तेमाल की योग्यता भी माना जाता है। ये किसी भी क्रिया या संकेत के प्रति प्रभावशाली ढंग और तीव्रता से प्रक्रिया करने की योग्यता है। खेल और क्रियाओं में संकेत विभिन्न प्रकार जैसे दृष्टि या नीतिपूर्ण हो सकते हैं। खेलों में प्रक्रिया योग्यता केवल शीघ्र प्रतिक्रिया ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया स्थिति के अनुसार उचित भी होनी चाहिए। तो ये आपकी दो तरह से हो सकती है, तो सिंपल रिएक्शन टाइम या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम। नंबर 5 आता है गति सहनशीलता यानी स्पीड एंड्योरेंस। जैसा कि नाम बता रहा है, गति सहनशीलता थकावट की परिस्थिति में उच्च गति के प्रदर्शन करने की योग्यता को कहते हैं। और गति सहनशीलता एक बहुत ही कठिन योग्यता है जो विस्फोटक ताकत, गति और सहनशीलता तीनों पर निर्भर करता है। देखा गया है कि ये तकनीक जो है वो स्थानीय मांसपेशियों की सहनशीलता और लैक्टिक एसिड टॉलरेंस के साथ ही काम में आती है। चलिए आगे बात करते हैं हम एक्सेलरेशन रन मेथड के बारे में। इम्प्रूवमेंट हम कौन से तरीकों से ला सकते हैं, यानी मेथड्स टू डेवलप स्पीड, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन रन मेथड। अगर एक्सेलरेशन रन मेथड की बात की जाए तो ये दौड़ में गतिविधि जोन या गति बढ़ाने के जोन को विकसित करने की प्रशिक्षण विधि है। गतिवर्धन योग्यता निम्नतम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता है। इस विधि में खिलाड़ी शीघ्रता से उच्च गति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उच्च गति प्राप्त करने के बाद खिलाड़ी है वो धीमा हो जाता है।
ये प्रशिक्षण स्टार्ट की स्थिति द्वारा प्रारंभ की जाती है। खिलाड़ी 20 से 30 मीटर दूरी अधिकतम गति से दौड़ता है ताकि उच्च गति को प्राप्त कर सके। इसे 5 से 10 बार उचित आराम की अवधि के साथ दोहराया जाता है। प्रारंभ की अवधि लगभग 2 से 5 मिनट की होती है ताकि उचित आपूर्ति प्राप्त हो सके। गतिवर्धन दौड़ यानी जो एक्सेलरेशन रन मेथड है, जो ये इसमें समय का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। उचित दौड़ने के ढंग का अभ्यास कराना चाहिए इसके अंदर, और शरीर को हल्का फुल्का जिसे कहते हैं ना आगे की ओर झुकाया जाता है और थोड़ा वार्म अप प्रॉपर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन रन शेड्यूल के बारे में। नंबर 1 आता है गति या दर, यानी कि स्पीड से आप भागेंगे। लगभग जो आपकी क्षमता है वो 90 से 100% होगी इस टाइम पे। और नंबर 2 बात करें तो दूरी या कार्य कितनी अवधि का होगा, 10 से 20 मीटर, यानी 4 से 5 सेकंड के अंदर इसको आप कवर अप करेंगे। और रेपिटेशन लगभग 5 से 10 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। और नेक्स्ट आता है 4th आपका रिकवरी पीरियड, जो कि 2 से 5 मिनट का ही होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 5 पे आता है आपका प्रिकॉशन। क्या सिचुएशन रहनी चाहिए, आप प्रॉपर वार्मिंग अप करने के बाद ही इसे परफॉर्म करेंगे। नंबर 2 आता है हमारा पेस रन मेथड, जिसको हम रफ्तार यानी कदम दौड़ विधि भी कहते हैं। रफ्तार या कदम दौड़ एक स्थायी गति को निर्धारित करना है, जो कि दौड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि रफ्तार यानी कदम में निरंतर बदलाव हो तो दौड़ काफी समय तक प्रभावित होती है। आगे ये भी देखा गया है कि स्थायी यानी जो रफ्तार कदम है कई बार काफी थकान उत्पन्न करते हैं और खिलाड़ी को दौड़ बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। अतः दौड़ के दौरान उचित कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधि में विभिन्न विधियों के दौरान स्थायी रफ्तार और गति बनाए रखी जाती है, जिसमें कोच द्वारा नियंत्रण जो है आपको समय समय पर बताया जाता है कैसे आपको दौड़ना है। कई बार कोच द्वारा समय की घोषणा भी की जाती है ताकि निश्चित समय में खिलाड़ी निश्चित दूरी तय कर सके। यहाँ तक कि गति या नियंत्रण रखने के लिए कई बार निर्देश बिंदु भी अंकित किए जाते हैं, और इसको आप ट्रेडमिल पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसके अलावा 200 से 800 मीटर के बेंच में या बीच मार्क में इसको करा जाता है, और इसका रिजल्ट 60 से 90% अच्छा आता है जो आप नॉर्मल मेथड्स को आप यूज करते हैं। इस अवधि द्वारा लंबे समय के लिए एनारोबिक जो आपकी सहनशीलता उसको विकसित किया जाता है, अतः नियमित रफ्तार या कदम को प्राप्त किया जा सकता है। इसको सप्ताह में आप लगभग 2 से 3 बार कर सकते हैं, और इसका अभ्यास जो है आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कि व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो लचकता एक जोड़ या विभिन्न जोड़ों में गति की संपूर्ण सीमा है, जो एक क्षणिक प्रयत्न में सहायक या किसी उपकरण की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। So flexibility as defined by Gumerson is the absolute range of movement in a joint or a series of joint that is attainable in a momentary effort with the help of partner or a piece of equipment. अगर हम इसके अंदर आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के टाइप्स, कौन कौन से प्रकार हैं इसके। नंबर 1 है इसकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी सक्रिय लचीलापन। सक्रिय लचक जो होती है किसी गति को लंबे दूरी तक बिना किसी बाहरी सहायता के करने की योग्यता है, और उदाहरण के तौर पे बिना किसी सहायक के खिंचाव करना या सक्रिय लचीलापन जो है वो आप देख सकते हैं नॉर्मल योगा की एक्सरसाइजेस में भी। अब एक तो होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर एक्टिव में भी, और एक होता है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। सो स्थायी लचीलापन और गतिशील लचीलापन क्या क्या है। स्थायी लचीलेपन की बात की जाए तो ये आवश्यकता सामान्यतः खिलाड़ियों की स्थायी अवस्था में होती है। उदाहरण के तौर पे ड्राइविंग की स्थिति, बैठने की स्थिति, लेटने और विभिन्न खेलों में जो आप पोस्चर देते हैं उसमें आ जाता है। जबकि अगर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो ये खिलाड़ियों की स्थायी अवस्था में होती है, थोड़ी हिलने डुलने की अवस्था में होती है, गतिज की अवस्था में होती है, लचीलेपन की अवस्था में होती है। तो गतिशील नाम ही बता रहा है कि आप गति में रहकर करेंगे, क्रिया में रहकर करेंगे। इसकी आवश्यकता व्यक्ति को गति के दौरान अधिक दूरी तक पहुंचाने में की जाती है, जैसे कि आपका जिम्नास्टिक्स हो गया या फिर गोताखोरी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको आप अक्रिय लचक भी कहते हो या निष्क्रिय लचीलापन भी कहते हैं हम,
किसी बाहरी सहायक के साथ अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता को हम निष्क्रिय लचीलापन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि जब सहायक के द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम जो हम करते हैं उनमें हम डाल सकते हैं। इसमें आप पुशअप्स या पुलअप्स के लिए जो बाहर से किसी की हेल्प लेते हैं उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी खिंचाव वाले व्यायाम है जो आप जॉगिंग के दौरान करते हैं, जहां पे आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, उसको हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में डालते हैं। आगे बात करते हैं मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसमें आता है हमारे पास ब्लास्टिक मेथड, डायनामिक मेथड और स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। सो पहला आता है ब्लास्टिक मेथड। ये अगर इसकी बात की जाए तो व्यक्ति जो है गतिमान रहते हैं तो उन्हें खिंचाव की कसरतों की करने की आवश्यकता भी पड़ती है। इस गतिमान विधि में मांसपेशियों के खिंचाव के लिए दोहरावदार उछालने की गतिविधि से प्राप्त किया जाता है इसको। और हालांकि ये बहुत ही प्रभावशाली मेथड है, परंतु अधिकतर विशेषज्ञ इस विधि को ना करने की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें जो मांसपेशियों हैं उनमें अधिक खिंचाव हो जाता है, जिससे आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ब्लास्टिक मेथड है तो बहुत इफेक्टिव, बट वी जनरली अवॉइड क्योंकि इसमें चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है। इस विधि में कई व्यायाम जैसे शरीर को एक तरफ या दूसरी तरफ आगे पीछे झुकाना या टांगों को झुकाना आज शामिल होता है। नंबर 2 आता है हमारा डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। अगर हम डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड की बात करें तो ये बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली तकनीक है। इसमें खिंचाव वाली स्थिति में धीरे धीरे आने और फिर कुछ देर के लिए इस स्थिति में बने रहना शामिल है। क्रियाशीलता की गति को पूरी सीमा के साथ तक बढ़ाना होता है जब तक कि मांसपेशियों में थोड़ी खिंचाव महसूस ना किया जाए। जब आपको मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है तो उन्हें आराम देने के लिए आप वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। खिंचाव के लिए आप 10 से 30 सेकंड तक इस एक्सरसाइज को या इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप रेस्ट लेकर दोबारा इसे 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्व अनुभूति नाड़ी मांसपेशियों सरलीकरण तकनीक, अगर हम कहें PNF मेथड। अगर इस मेथड की बात की जाए तो जो ये मेथड है ये कुछ फॉलोइंग स्टेप से किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है कि आप खिंचाव मुद्रा में जाओ ताकि खिंचाव को महसूस किया जा सके। सहायक जो है खिंचाव वाली मुद्रा में आगे अंगों को जैसे टांगे हो गया या हाथ हो गया उसको पकड़ता है। विपरीत मांसपेशियों में खिंचाव लगभग 6 से 10 सेकंड के लिए आपको मिलता है। उसके बाद आगे पीछे अपने बॉडी को अपने धकेलना होता है। फिर विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं और आपके जो अंग होते हैं उनको भी हम रिलैक्स करते हैं, हलचल सारी बंद हो जाती है। फिर सहायक अंगों को दूसरी ओर से खींचता है, खिंचाव देता है और संवेदन पैदा करता है। इस क्रिया को लगभग आप अगर 4 से 5 बार दोहराते हैं तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके इंक्रीज होने के चांसेस और भी अच्छे हो जाते हैं। नंबर 4 आता है आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। और अगर इस मेथड की बात की जाए तो इस मेथड में भी आप बाहरी वस्तु जैसे किसी भी तरह का आपका इस विधि में भी आप धीरे धीरे खिंचाव की स्थिति में आते हैं और लगभग अपनी बॉडी को जिस तरह से आपने वार्मिंग अप की थी ये कूलिंग डाउन में बहुत हेल्पफुल है आपको। और 10 सेकंड के तक आप अपनी स्टेट को खिंचाव की स्टेट को रखते हैं। 10 सेकंड के बाद आप नॉर्मल उसको कूल डाउन होने के अंदर हेल्पफुल करते हैं। तो यहाँ तक था आपका पार्ट 3। इसके साथ की जो अटैच वर्कशीट्स हैं और PDF फाइल्स हैं वो आपको भेजी जा रही हैं। प्लीज उनको अटेम्प्ट कर लीजिए अपनी कॉपीज में एज इट इज, एंड स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स।